डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। मैं आपको लीनियर अलजेब्रा की वीडियो शेयर कर रहा हूं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेस एंड इट्स डायमेंशन। इसके पिछले वीडियोस में आपको लीनियर सम के बारे में बात की थी, वीडियो शेयर किया था लीनियर सम का, और मैंने कहा था मैं डायरेक्ट सम के बारे में बात करूंगा जब, तो दोनों की कंपेरिजन भी बताऊंगा। यहाँ पर बात करूंगा दो एग्जाम्पल से कि डायरेक्ट सम और लीनियर सम में अंतर कैसे देखेंगे और डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने डायमेंशन ऑफ लीनियर सम के बारे में बात की थी। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट सम के लिए की डायमेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सम किस कंडीशन में होता है और ऐसे सब स्पेसेस में क्या क्वालिटी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डिफाइन करते हैं। एक शब्द लिखाता हूं आपको, एक शब्द डिसजॉइंट सब स्पेस, एक शब्द है डिसजॉइंट सब स्पेस। क्या है ये, इसको समझ जाएंगे तो डायरेक्ट सम सामने आ जाएगा आपको। टू सब स्पेसेस W and W2 of a vector space VF are said to be disjoint if इनका इंटरसेक्शन केवल क्या हो, इनका इंटरसेक्शन केवल क्या हो, जीरो वेक्टर हो। यानी कि इंटरसेक्शन में केवल क्या होना चाहिए, सिंगलटन सेट होगा, उसके अंदर कौन सा वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर ऑफ VF। इस केस में हमारे क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सब स्पेस कहलाएंगे। ठीक है, और एंड इन दिस केस linear sum of W1 W2, that is W1 plus W2 becomes ये क्या बन जाता है, जो लीनियर सम था वो क्या बन गया, डायरेक्ट सम कहलाएगा आपका। अगर डिसजॉइंट सब स्पेस है तो जो उनका लीनियर सब स्पेस है वो क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट सम कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, दो सब स्पेस डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब उनका कॉमन वेक्टर केवल क्या हो, जीरो वेक्टर हो, अर्थात उनके इंटरसेक्शन में इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो सिंगलटन सेट होगा, उसमें वेक्टर स्पेस का केवल जीरो वेक्टर ही होगा और कोई वेक्टर नहीं होगा। और इस केस में जो इनका लीनियर सम होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट सम कहलाएगा। बस इतनी सी परिभाषा है किसकी, डायरेक्ट सम की। ठीक है, if two subspaces are disjoint then their linear sum is said to be disjoint subspace। और परिभाषा में लिखने का तरीका, उसके बारे में बात करता हूं। क्या तरीका है, देखिए इसका फोटो ले लीजिएगा सब लोग। चलिए, परिभाषा अगर आपको लक्ष्य डिफाइन करनी है तो भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते थे। एक विकल्प और है आपके पास करने का, परिभाषा को डिफाइन, परिभाषा लिखने का, इसको डिफाइन करने का एक तरीका और भी है। W1 and W2 are any two subspaces of vector space VF, then V is said to be direct sum of W1 and W2 if and V is said to be direct sum of W1 and W2 if V बराबर W1 plus W2 बराबर अल्फा, अल्फा किसका हमारा V का, बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2
such that alpha 1 is an element of W1 and alpha 2 is an element of W2। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके पहले यहाँ पर मैंने आयन लिखा है, देखिए यहाँ पर जब मैंने लीनियर सम बोला था तो वहां क्या बोला था मैंने, इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, कैसे दिखाते हैं, डायरेक्ट सम को ऐसे दिखाते हैं, प्लस में क्या कर देते हैं हम लोग, एक इनसर्किल कर देते हैं उसको, ये डायरेक्ट सम है। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने वहां लिखा था जब मैंने लीनियर सम पढ़ाया था तो वहां लीनियर सम में अल्फा बराबर अल्फा प्लस अल्फा 2 में लिखा था, सम एलिमेंट ऑफ W1, और इसमें लिखा था सम एलिमेंट ऑफ W2। यहां मैं इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं कि यहाँ पे एन एलिमेंट लिखा है, इसका मतलब हुआ दैट इज एक्सप्रेशन फॉर अल्फा इज यूनिक। जो अल्फा के लिए एक्सप्रेशन है वो क्या है, यूनिक है, अर्थात एक फिक्स वेक्टर होगा W1 का प्लस दूसरा फिक्स वेक्टर होगा इसका W2 का। ऐसा नहीं है कि आप वेक्टर बदलते जाए तो कोई दूसरा W1 का वेक्टर बदल जाए फिर W2 का वेक्टर बदल जाए, आपको अल्फा ही मिलता रहे, ऐसा नहीं होगा। फिक्स वेक्टर है आपका, W1 का फिक्स वेक्टर W2 का, तो जोड़ करने पर हमको फिक्स वेक्टर मिलेगा किसका, V का। ये तरीका है आपका डायरेक्ट सम का। मैंने क्वालिटी बताई कि ये तभी संभव हो पाएगा जब दोनों क्या हो, डिसजॉइंट हो। इसका न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आपको सामने आ जाएगा अच्छे। इसके अंदर थ्योरम की बात करूंगा। चलिए अब इसका एग्जांपल दिखा दूं आपको। अब मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, इफ W1 बराबर और Na2 सब इस पर आप R2 लीजिए या V2R लीजिए, देन फाइंड देन whether R2 is direct or linear sum of W1 एंड, पता लगाना है कि ये W1 और W ये कि जो R2 यानी V2R है, इन दोनों का डायरेक्ट सम है कि उन दोनों का लीनियर सम है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा ये सवाल है। अब आप देखिएगा कि जैसे मुझको PQ लेना है, PQ किसका मेंबर है, ऑब्वियसली R2 का। नाउ PQ को क्या लिख सकते हैं आप, P0 प्लस 0Q। आप चाहे इतना प्रयास कर लीजिए, इसको लिखने का इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, PQ के लिए यूनिक है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं। कोई कुछ भी चेंज करेंगे जीरो के यहाँ से तो ये W1 का मेंबर नहीं रहेगा, यहाँ कोई जीरो छेड़छाड़ करेंगे तो W2 का मेंबर नहीं रह जाएगा। स्वरूप तो फॉर्मेट तो वही रहेगा आपका, तो एक्सप्रेशन यूनिक हो गया। हेंस क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट सम हो जाएगा। किसका, R2 क्या होगा, R2 इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, क्योंकि रास्ता क्या हो, यूनिक है। मैंने एक चीज कहा था,
ये डिसजॉइंट होंगे तभी आपके डायरेक्ट सम आएगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, इनका केवल कॉमन एलिमेंट क्या होगा, जीरो वेक्टर। आप सब जानते हैं जीरो भी आप W R2 का मतलब क्या है, आप कहते हैं 0, 0। ये W1 का मेंबर भी है, आल्सो बिलोंग्स टू W2। तो W1 की शर्त क्या है, W1 की शर्त ये है कि दूसरा कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। देखिए जीरो पहला कंपोनेंट रियल नंबर, तो जीरो एक रियल नंबर है। W2 की शर्त क्या है, पहला कंपोनेंट जीरो, ये देखिए पहला कंपोनेंट जीरो, दूसरा कंपोनेंट रियल नंबर, आपने दूसरा कंपोनेंट रियल नंबर, जीरो रियल नंबर है। दोनों की शर्त पूरी करता है। इसके अलावा कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं है जो W1 W2 दोनों में हो। तो यानी कि क्या है दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है। इसीलिए जो लीनियर सम हुआ वो क्या हुआ आपका, क्या हुआ, डायरेक्ट सम हुआ, केवल लीनियर सम नहीं हुआ। हर डायरेक्ट सम एक लीनियर सम तो होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं होता। डायरेक्ट सम का लीनियर सम की विशेष कंडीशन डायरेक्ट सम वो कब होगा, जब दोनों क्या हो, डिसजॉइंट हो। तो देखिए मैंने कहा था ये तभी सम होगा, यूनिक रास्ता, एक ही रास्ता यूनिक एक्सप्रेशन तभी होगा जब दोनों क्या हो, डिसजॉइंट हो, अर्थात दोनों का कॉमन वेक्टर केवल क्या हो, जीरो वेक्टर हो। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहां पर कर दीजिए, इसका फोटो ले लीजिए आप लोग, फिर मैं दूसरा एग्जांपल बताऊं। चलिए ए बी क्या है, आपके आर्क मेंबर है, W2 क्या है, 0BC, आपको दिखाना है सब, ये वही सवाल है आपका, आपको दिखाना है कि डायरेक्ट सम है कि लीनियर सम है। R3 क्या है, आपको दिखाना R3 W1 W2 का डायरेक्ट सम है कि लीनियर सम है। ठीक है, देखते आइएगा, सवाल बदल चुका है। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिएगा मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, ABC, चलिए PQR लिख दे रहा हूं, PQR अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए PQ/2 0 + 0 Q/2 R जोड़ दीजिए, एक संभावना ये आ गई, ये पहला रास्ता हुआ। अगला देखिए PQ/3 0 0 2Q/3 फिर R, ये दूसरा रास्ता देखिए। फिर अगला रास्ता देखिएगा PQ/4 0 + 0 3Q/4 R, ये तीसरा रास्ता, एटसेट्रा, इसलिए इनफाइनाइट हमारा रास्ते होंगे। कुछ नहीं करना आपको, केवल स्प्लिटिंग आप क्यू पे फोकस करना है। क्यू को तोड़ दीजिए, क्यू को तोड़ने के बहुत हजारों के अनंत तरीके हैं। आप यहाँ लिखिए 1/1000 क्यू, वहां लिखिए 999/1000 क्यू, क्यू आता रहेगा। तो आपने कहा क्या हुआ, दैट इज एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक, हेंस क्या हुआ, लीनियर सम हुआ, डायरेक्ट सम नहीं हुआ। क्या हुआ, ये सब क्या है आपके, सब क्या दिखाएंगे, लीनियर सम को दिखाएंगे। अर्थात R3 क्या होगा इस केस में, क्या होगा, केवल लीनियर सम होगा, डायरेक्ट सम नहीं होगा। मैंने आपको की पॉइंट बता रहा, आप कभी कंपटीशन में चेक करें, केवल चेक करिए अगर इसका मेंबर जीरो वेक्टर भर कॉमन है तो आपका डायरेक्ट सम होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। देखिए जीरो वेक्टर इसका कॉमन एलिमेंट है, जीरो वेक्टर तो कॉमन एलिमेंट होगा ही होगा। आपने कहा देखिए, समझिएगा बात को, सवाल मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। आप कहते हैं बहुत सारे रास्ते हैं, इसीलिए आपको केवल लीनियर सम होगा। आपने कहा 0 0 0, ये तो अनिवार्य सदस्य, कोई डाउट ही नहीं है। ये W1 का मेंबर भी होगा
आल्सो बिलोंग W2। क्यों? ये देखिए इसका तीसरा कंपोनेंट जीरो, हमने कहा ये देखिए जीरो, ए भी रियल नंबर है, आपके दोनों पार्ट रियल नंबर है। इसमें देखिए पहला कंपोनेंट जीरो, ये देखिए दोनों पार्ट रियल नंबर है दोनों। लेकिन अब क्या है, आल्सो 040 बिलोंग्स W1। क्यों? केवल जोड़ दे रहा है, तीसरा पार्ट जीरो है, बाकी तो रियल नंबर है, बिल्कुल है, ये W1 मेंबर है। 040 W2 का मेंबर क्यों है? ये कहता है पहला पार्ट जीरो, बाकी दो रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो 040 किसका मेंबर है? आपका W2 का मेंबर भी है। इस यानी कि इन जनरल 0M0 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब M का मान चाहे 0 कर दो, चाहे 4 कर दो, चाहे 6 कह दो, चाहे 10 कह दो, कुछ भी कह दीजिए, तो आप कहेंगे सर इंटरसेक्शन में क्या हुआ? आप कहते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू सिंगलटन एंड जीरो वेक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जीरो वेक्टर नहीं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जीरो वेक्टर ही नहीं है, केवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये मतलब हुआ W1 इंटरसेक्शन W2 का जो सैंपल है वो किस टाइप का है? 0M0 सच दैट M क्या है? एक रियल नंबर। ये लीजिए, ये इसका सैंपल हुआ। इस भीड़ में एक जीरो वेक्टर भी है, M का मान जब जीरो कर देंगे तो जीरो वेक्टर भी हो जाएगा, लेकिन केवल जीरो वेक्टर नहीं है। और डिसजॉइंट के लिए केवल क्या होना चाहिए? केवल जीरो वेक्टर होना चाहिए। इसलिए इस केस में लीनियर सम तो होगा, लेकिन डायरेक्ट सम कभी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं डायरेक्ट सम सबको समझ में आ गया होगा, लीनियर सम का स्थिर अंतर भी सबको समझ में आ गया होगा। बात करता हूं मैं डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। चलिए बढ़ते हैं। तो अनिवार्य से समझ में आएगा डिसजॉइंट सब स्पेस क्या होता है, जिनमें केवल कॉमन वेक्टर क्या हो? जीरो वेक्टर और डिसजॉइंट होते हैं, और उन्हीं का जो लीनियर सम होता है वो केवल डायरेक्ट सम होता है। अदरवाइज केवल लीनियर सम कहलाएगा, डायरेक्ट सम कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम की। थ्योरम क्या है? देखिए मैं थ्योरम लिख दे रहा हूं। थ्योरम क्या है? थ्योरम है इफ VF is a finite dimensional vector space and is a direct sum of its two subspaces W1 and W2, then डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है, शॉर्ट में भी लिख सकता है आपको। ये अपने आप सिग्नल बताता है कि V क्या है? V W और W2 का डायरेक्ट सम है। टोटली इसका प्रूफ बताऊंगा आपको। अब देखिए यहां शुरू करने में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, क्योंकि W और W2 क्या है आपके। अब मैंने ध्यान दीजिएगा, मैंने डायरेक्ट सम लिखा है, तो डिसजॉइंट सब स्पेस भी लिख सकते थे, हो सकता नहीं थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई डिसजॉइंट सब स्पेस भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट सम तभी होता है जब दोनों क्या होते हैं? डिसजॉइंट सब स्पेस होते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं थ्योरम को। ये लॉन्ग आंसर के आपसे काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सब। let dimension of hence consider your basis
एज V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। तो यार V1 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, अल्फा 1 से लेकर के अल्फा m तक, और V2 में लिख दीजिए बीटा 1 से लेकर के बीटा m तक। ठीक है। नाउ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 बराबर कितना हो गया, ऑब्वियसली m प्लस n हो गया। सो टू प्रूव द थ्योरम, we claim that set alpha 1 to alpha m, beta 1 to beta n is a basis of V। हम क्या प्रूफ क्लेम करेंगे कि जो वेक्टर्स का सेट है, टोटल वेक्टर सबको मिला दीजिए, ये क्या है, क्योंकि नाउ टू प्रूव द थ्योरम वी क्लेम दैट, कि हम क्या देखिए, और एक लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, नाउ टू प्रूव द थ्योरम वी हैव, यहां और थोड़ा शॉर्ट की दे रहा हूं, we have to prove that dimension of V बराबर m प्लस n। ये लीजिए, इसका रूपा लिख दे रहा हूं। क्या करेंगे इसको करने के लिए, आप क्या करेंगे इसके लिए, आप फॉर दिस we claim that set is a basis of V। ये क्या क्लेम करेंगे कि ये बेसिस ऑफ V है। ठीक है, फॉर दिस दो काम करने पड़ेंगे, इसका फोटो लेके आगे बढ़ूंगा। फॉर दिस we have to prove that number 1 S is Li, नंबर 2 LS बराबर V, अर्थात V क्या है, स्पॉन्ड बाई S है आपका। दो काम करने पड़ेंगे बारी बारी से, हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले डालते हैं S is Li। क्या करेंगे आप, इसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर के बराबर कर देंगे। P1 अल्फा 1 टू PM अल्फा 1 प्लस R1 बीटा 1 टू Rn बीटा n बराबर जीरो वेक्टर। एक को इधर रखिए, दूसरे साइड को इधर ले जाइए। P1 अल्फा 1 टू और माइनस का R1 बीटा 1 से लेकर के माइनस का Rn बीटा n तक। ठीक, अब समझिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको सब पूरा लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड
वेक्टर दैट इज, ये मैंने बता दिया, बिलोंग्स टू W1, क्यों? एज इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है ये? वेक्टर्स ऑफ B1 which is basis of W1, W1 की बेसिस के वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना, इसलिए किसका वेक्टर होगा? W1 का। इसी तरह से ये किसका मेंबर होगा? W2 का। एंड राइट हैंड साइड वेक्टर का मतलब क्या है? ये वेक्टर लिख सकते हैं आप चाहे तो पूरा। एंड राइट हैंड साइड वेक्टर, वेक्टर लिखे, वेक्टर से मत लिखिएगा, राइट हैंड साइड वेक्टर बिलोंग्स टू W2। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर, ये किसको बिलोंग करता है? W1 को। ये किसको बिलोंग करता है? W2 को। अब इक्वलिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है? दोनों किसको बिलोंग करेंगे? जब कोई चीज दोनों बराबर है तो दोनों किसमें होंगे? इंटरसेक्शन में होगी। जो चीज दोनों में वो किसमें है? मतलब इंटरसेक्शन में है। हेंस बराबर है, बट बाय इक्वलिटी both vectors are equal, hence both will belong to W1 intersection W2। ठीक है? बट as it is given that V is direct sum of W1 and W2, मैंने बताया था ना ये कब होता है? Hence these will be, क्या होंगे दोनों? ये डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है? डिसजॉइंट होने का मतलब सीधा सा है कि इनका कॉमन एलिमेंट केवल का इंटरसेक्शन में क्या होगा? उनका इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट है। दैट इज तो बताइए क्या हुआ? है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर क्या सिद्ध हो गया? जीरो वेक्टर। दोनों वेक्टर किसके बराबर हो जाएंगे? जीरो वेक्टर के बराबर होगा। इतने का फोटो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दे रहा हूं, इसको नहीं मिटाना आपको। ठीक है? क्या प्रूफ हुआ? मैं फिर से मिटा दे, क्वेश्चन 1 नहीं मिटा पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसी से कंक्लूजन मिलेगा हमको। ये लीजिए, इसके बाद दोनों वेक्टर को जीरो वेक्टर का मतलब बता दीजिए, क्लियर करके लिख दिया आपने। दैट इज P1 अल्फा से लेकर के PM अल्फा 1 आपका जीरो वेक्टर हुआ, एंड माइनस R1 बीटा 1 से लेकर के डालिए 2, इसको डालिए 3। सिंस अल्फाज बिलोंग टू B1 and betas belongs to B2, किसका है? ये B2 है, B2 बेसिस है W2 की। एज B1 एंड B2 आर क्या दोनों? लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस सारे PIs क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे।
ये सारे जीरो हो गए आपके, एंड सारे आर एच क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव हटा दीजिए, क्या मतलब हुआ, आर एन है यहाँ पर, इसको डाल दीजिएगा, 4 डाल दीजिए, इसको 5 डाल दीजिए। अब रिजल्ट 4 और 5 को इंप्लीमेंट करिए 1 में। अब 1 मिटा दूंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, सारे कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये क्या निकला, समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। हेंस फ्रॉम 1 वी कंक्लूड दैट, किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूड दैट सेट ऑफ alphas and betas, that is S, is linearly independent। ये लीजिए पार्ट हो गया आपका S बराबर एल आई वाला। थ्योरम का सबसे बड़ा पार्ट यही हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। और स्पानिंग वाला पार्ट थोड़ा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है इसकी तुलना में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्वेश्चन में सारे पी आई जीरो, सारे आर आई जीरो, ठीक, जीरो होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिखाता है कि सेट हमारा क्या हो गया, एल आई हो गया। अब थ्योरम के लास्ट पड़ाव की ओर चलते हैं। एल एस बराबर वी, एल एस बराबर वी करते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको। अप्रूव करना है नेक्स्ट पार्ट इसका, एल एस बराबर वी। थ्योरम का लास्ट और अंतिम पड़ाव यानी कह सकते हैं इसको। एल एस बराबर वी का मतलब क्या है, सिंस वी इज, आप सीधा सिंबल लिख दीजिए, वी क्या, डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस, सॉरी, वी डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। क्या लिख सकते हैं, लेट डेल्टा बिलोंग टू वी, हेंस डेल्टा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख दीजिए। वेयर अल्फा यूनिक एलिमेंट ऑफ W1, बीटा यूनिक एलिमेंट ऑफ, आप यहाँ डेल्टा और डेल्टा टू लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, सिंबल कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, यूनिक एलिमेंट ऑफ एलिमेंट और वेक्टर एक ही चीज है, पूरी वेक्टर स्पेस में एलिमेंट मतलब वेक्टर से ही है। तो बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज, बीटा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर यहाँ कोई दिक्कत लग रही है आपका, कंफ्यूजन हो रहा तो मैं यहाँ पे डेल्टा और डेल्टा टू लिख दे रहा हूँ, लीजिए लीनियर, यहाँ पे डेल्टा वन लिख दे रहा हूँ तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज यानी कि अल्फा अल्फा टू डाटा अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या है, ये बीटाज है। अगर इसको एक साथ देखें क्रिकेट के रूप में तो क्या नजर आएगा आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ध्यान दीजिए हर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, यूनिक होता है। इसकी भी थ्योरम है कि बेसिस से जब हम लोग कोई वेक्टर तैयार करते हैं तो उसके एक्सप्रेशन क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। तो कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा लीनियर बीटा को एक साथ देखेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज एंड बीटा। अल्फा बीटा किसके मेंबर है, क्या मतलब हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
वेक्टर्स ऑफ एस। तो डेल्टा को किससे प्राप्त किया आपने, वी के वेक्टर को, वी का वेक्टर जो कि डेल्टा किससे प्राप्त किया, एस के वेक्टर्स के, किसके वेक्टर के, एस के वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया। हेंस क्या हो जाएगा, यानी कि एस ने किसको स्पान किया, वी को। स्पान करने का मतलब क्या है, इसके प्रत्येक वेक्टर को ये जनरेट कर सकता है। तो हेंस एल इस बराबर कितना आ गया, ये वी आ गया। और ये थ्योरम इस तरह से आपकी प्रूव हो गई। तो ये था आपका डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। डिसजॉइंट के बारे में बात की मैंने आपको, और लीनियर और डायरेक्ट सम में अंतर बताया परिभाषा से, और न्यूमेरिकल से बताया कब डायरेक्ट होगा कब लीनियर सम होगा, और डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेस की मैंने आपको थ्योरम शेयर की। होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई मन में संशय हो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए जरूर प्रमोट करिएगा, ताकि ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।